अगर माँ आपकी है तो आपकी माँ के लिए हम सब लड़े थे। आज हमारी माँओं को गाली दिया जा रहा है, आप हमारे साथ नहीं खड़े हैं। आरक्षण की जरूरत इस देश में किसी को नहीं है। पांचों को बराबर करने के कई तरीके हैं, या तो सबको ही काट के खत्म कर दीजिए, उंगली नहीं बचेगा, जो करने का प्रयास किया गया। देश का बागडोर अगर युवाओं के हाथ में हो तो माहौल क्या बाकमाल होगा। और ये हर एक युवाओं के अंतर्मन में ये बातें चलती हैं। और हमारे साथ एक चर्चित युवा हैं, युवा सांसद में रिप्रेजेंट भी कर चुके अपने आप को, लोकसभा में, विधानसभा में, और लगातार जो है अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में बने रहते हैं। आदित्य राज हमारे साथ हैं। अब इनसे जानेंगे कि युवाओं की भागीदारी को लेकर, युवाओं को किस कदर से नेतृत्व करना चाहिए, और साथ ही एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है यूजीसी पे भी खुलकर अपना विचार रखते हैं। और अभी बीते दिन उनका एक जो है कविता, वो भी काफी वायरल हो गया। सब चीज सुनेंगे, लेकिन शुरुआत होगी यूजीसी के मामलों से। आदित्य जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को बिहार दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। कैसे देख रहे हैं? मामला यूजीसी का है, और यूजीसी का मामला जो है सड़क पे दो धुरी के लोग अलग अलग अपने अपने तरफ से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप किस पक्ष में? नहीं, किसी पक्ष में नहीं है, हम तो भारत के पक्ष में हैं। और जब हम कहते हैं कि हमको समतामूलक समाज बनाना है जिसमें सभी बराबर हों, तो उसमें दो तरीका होता है। हमारी 5 उंगलियां हैं, पांचों को बराबर करने के कई तरीके हैं। या तो सबको ही काट के खत्म कर दीजिए, उंगली नहीं बचेगा, जो करने का प्रयास किया गया। मेरा ये कहना है कि मान लेते हैं कि अगर कॉलेजेस में शोषण होता ही है, इसी बात को अगर सही मान लिया जाए, आदित्य राज की ये शिखा है, कोई पकड़ के उनको एक झापड़ मार देगा तो ये जातिगत शोषण नहीं है। लेकिन आदित्य राज अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रखते थे और आज रखने का मन नहीं किया, उसको एक्सप्लिसिटली भी फील हो जाता है कि ये तो जानबूझ के जाति की वजह से हुआ है, तो आदित्य राज को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ये कहाँ का समतामूलक समाज है? शायद भारत के संविधान में किसी भी तरीके का ऐसा प्रावधान तो नहीं है कि किसी को जन्म के आधार पे आप अलग कर दीजिए। मेरा ये कहना है कि हमें आखिर इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमें लगा कि कोई एक ऐसा वर्ग है जो फील करता है कि हमारे साथ शोषण हुआ है, तो इसका तरीका, सॉल्यूशन यही है कि हम शोषण को खत्म कर दे। शोषण को खत्म करने का तरीका कभी शोषण नहीं हो सकता है। दलित शब्द जिसका अर्थ ही होता है कि जिसको दबाया गया हो, उसको बिल्कुल उल्टा बना करके आज सवर्णों को ही दलित बना देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब आपने कानून बनाया, आप यूजीसी में इस बात का प्रावधान कर सकते थे कि किसी के भी साथ अगर जातिगत शोषण होता है तो उसके लिए हम कमेटी में उसकी भी जगह रखेंगे, उसको भी सुनेंगे। कोई ऑप्शन तो बचा नहीं, फिर हमारे लिए तो कुछ ऑप्शन है नहीं। निश्चित तौर पे आप देखिए, इसका रीजन बहुत सिंपल है। रीजन बहुत सिंपल ये है कि राजनीति को ये सूट करता है। अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं, बहुत कड़े शब्दों में कहूं, तो राजनीति को यह सूट करता है कि वो पब्लिक को डिवाइड करे। और ये आज की पॉलिसी नहीं है, हजारों साल से सेम पॉलिसी चल रही है। अंग्रेजों की भी पॉलिसी वही थी, आज पिछली सरकारों की भी पॉलिसी वही थी। कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय भी पॉलिसी यही थी। कांग्रेस कहती थी कि भाई देश के संसाधनों पे हक अल्पसंख्यकों का है, उनको अपना एक सेक्शन चाहिए था जो उनको वोट करे। आज की भी सरकार यही चाहती है कि सेक्शन में देश को बंटवा दिया जाए, और उसमें तय करते वक्त सरकारें ये तय नहीं करती कि हमको किसका वोट चाहिए, ये पहले तय कर लेती हैं कि हमको किसका नहीं चाहिए। और इसी आधार पे आज की तारीख में सवर्णों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। लगातार सड़क पे मैंने प्रदर्शन को कवर किया, तो एक नारा बड़ा पुरजोर लगा है। एक तो मनुवाद मुर्दाबाद, एक ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद ब्राह्मण मुर्दाबाद, ये खत्म होने के नारे लगातार सड़कों पे लगते रहे हैं। लेकिन मैंने एक और चीज आकलन किया है कि कोई भी हमारे समाज में कोई ब्राह्मण इतना बड़ा लीडर नहीं बन पाया। ब्राह्मण को लोग हमेशा दरिद्र मानते हैं, ब्राह्मण को मानते हैं कि ब्राह्मण मांग के ही खाते हैं, जो छुपा हुआ चीज नहीं है। तो क्या ब्राह्मण के लिए आरक्षण की कोई जगह नहीं है? क्यों ब्राह्मण को ही मुर्दाबाद, क्यों ब्राह्मणवाद को ही मुर्दाबाद, क्यों इस प्रकार के नारे क्यों? मेरा तो, अगर आप मेरा व्यक्तिगत विचार जानना चाहते हैं तो बड़े कड़े शब्दों में, आरक्षण की जरूरत इस देश में किसी को नहीं है। ठीक है, जरूरत संरक्षण की है। देखिए, संरक्षण और आरक्षण में बहुत अंतर होता है। एक छोटा बच्चा है, वो दौड़ नहीं सकता, हम पहले उसे चलना भी सिखाएंगे, उसे दौड़ना भी सिखाएंगे, ये संरक्षण हुआ। आरक्षण ये हुआ कि हम उसे कह दें कि तुम्हें कभी चलने की जरूरत ही नहीं है, तुमको गोदी में हमेशा रखे रहेंगे। और ये कहावत बहुत फेमस है कि माता पिता अगर बच्चों का हाथ बचपन में ना पकड़े तो एक्सीडेंट हो सकता है, और अगर बड़े होने के बाद भी पकड़े रह जाएं तो बच्चे पप्पू बन सकते हैं। तो ये चीज देश को भी समझने की जरूरत है कि आज आरक्षण की जरूरत किसी को नहीं है। जब हम कहते हैं कि ब्राह्मण गरीब है या दलित गरीब है, गरीब हर कोई है, हर सेक्शन का व्यक्ति इस देश में गरीब है। मैं खुद एक ऐसे समाज से आता हूं, मेरे पिताजी ने, हम उस परिवार से हैं कि आज से लगभग
15-20 साल पहले हमारे पिताजी जब दिल्ली से बिहटा वापस आए थे तो हम लोग जनरल क्लास के डिब्बे में नीचे बैठ के आए थे। सोचिए, ट्रेन में जनरल क्लास सबसे निचला पायदान माना जाता है और उसमें भी नीचे बैठ के हम लोगों को सफर करके आना पड़ा था। तो भाई वो डेफिनेशन तो हम पे भी लागू होता है। मेरे पिताजी ने लेकिन समझा कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। मेरे पिताजी 40 साल की उम्र में बीएड किए हैं और आज सरकारी शिक्षक हैं, अपनी मेहनत की बदौलत किए, सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिला। भाई ईडब्ल्यूएस तो अब आया है ना। वही मेरा कहने का मतलब है कि आरक्षण से कभी आप किसी को बहुत मजबूती नहीं प्रदान कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। और अगर कर पाते तो इस देश में 80 साल पहले भी गरीबी हटाओ नारा था और आज भी गरीबों के लिए 80 करोड़ गरीबों को 2,27,000 करोड़ का मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। तो वो अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता तो आज तक उसका सॉल्यूशन हो गया रहता। आरक्षण की जरूरत अभी नहीं है या कभी नहीं थी? नहीं, कभी नहीं थी ये तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि देखिए, मैंने आज का भारत देखा है। मैंने 1947 का भारत तो कभी देखा नहीं है, ना ही मैंने 1990s का भारत देखा है। मेरा तो जन्म ही 2004 में हुआ है, आज ही के दिन। ठीक है, ठीक है, हाँ, बिहार दिवस के दिन। आपको जन्मदिन की ढेर सारी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल ये है कि जिस भारत में मैं पैदा हुआ हूं उस भारत की स्थिति ये है कि मुझे, जब मैं 5वीं कक्षा में था तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी जाति क्या है। ठीक है, तो हम लोग तो कभी जातिवाद समझे नहीं, जातियों में बटा हुआ देश देखे नहीं। हाँ, जरूर ये बात बड़े होने के बाद बताया गया कि आपका नाम आदित्य राज सिंह था, आपको आदित्य राज इसलिए रखा गया क्योंकि बिहार की परिस्थितियां ठीक नहीं थी उस दौर में। ठीक है, सुधांशु शेखर इसलिए रखा गया, मैं इसको अभी भी क्लियर करता हूं। जी जी बिल्कुल। तो ये हम सब ने वो चीज झेला है। अब देखिए, हम दोनों की जैसे बात है, सब लोग कहते हैं कि सबको सताया गया, क्या हमें नहीं सताया गया? अगर हम एक सवाल करें कि मेरी पीढ़ी की व्यक्तिगत मेरी क्या गलती है, इतिहास में क्या हुआ, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, वो इतिहास के लोगों की गलती होगी। लेकिन मैं तो उस दौर में पैदा हुआ ना जहां मुझे अपना नाम रखने का भी स्वतंत्रता नहीं मिल पाया, उस भारत में जहां पे हम आजादी का अमृत काल मना रहे हैं। तो जब हम अपना नाम ही नहीं रख सकते हैं जिस देश में, आगे का छोड़ दीजिए, नाम पहला पहचान होता है, जब नाम ही नहीं रख सकते हैं तो वैसी स्थिति में आप कैसे कह रहे हैं कि भारत में जातिवाद केवल और केवल सवर्णों ने किया? शायद हमाम में सभी नंगे हैं, जिसकी सरकार होती है वो नंगा नजर नहीं आता। बस सिंपल बात है। देखिए, अभी बीच में भी पटना यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहा था और इसी बीच में एक नेता है, छात्र नेता, वो नाम छोड़ देते हैं। ठीक है, वो मनुस्मृति का एक प्रतीकात्मक तस्वीर है, उसको वो जला देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इस विचारों से हमको आजादी चाहिए। किस प्रकार का विचार? मनुवादी विचार क्या गलत है? क्या जो लगातार संस्कृति को समाज बढ़ावा देती है उसको बढ़ावा देना गलत है? कैसे देख रहे हैं तमाम चीजों को? इसमें मेरा 2 एंगल है देखने का, स्पेशली जिन्होंने जलाया उनके लिए। मेरा सवाल यह है कि जितने भी लोग आज ब्राह्मणवाद और मनुवाद का विरोध कर रहे हैं, क्या मनुस्मृति एकमात्र ऐसी किताब है जिससे पूरा हिंदू धर्म चल रहा है? पहला सवाल ये। दूसरा, कितनों ने मनुस्मृति पढ़ी है? सबसे बड़ा सवाल ये। और तीसरा ये कि जितनों ने अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ा है मनुस्मृति का, वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन अंग्रेजों के दौर में हुआ है। वो अंग्रेज जिनका इतिहास हमने पढ़ा कि डिवाइड एंड रूल के लिए ही था, वो कौन सा शब्द इधर का उधर कर दिए होंगे, इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तीसरी चौथी चीज ये कि भाई जो मनुस्मृति एक तरफ, जिस ब्राह्मणवाद की विचारधारा की आप बात करते हैं, वो एक तरफ कहेगी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और वही विचारधारा दूसरे तरफ आपके लिए कहेगी कि भाई जो महिला है उसका शोषण करो। मतलब ब्राह्मण, आप सोचिए क्या ब्राह्मणों का मूड स्विंग होता था कि सुबह में आकर के लिख देते हैं कि नारी का सम्मान करो, शाम में आकर के लिख देते थे नहीं सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं, पीट दो। ये कभी संभव है? ये दोनों चीजें एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकती हैं, कोई एक ही करता होगा और पहला वाला ही करता होगा, इस बात का पूरा 100% गारंटी है। क्योंकि हम भारत को भी मां मानते हैं, प्रकृति को भी मां मानते हैं, गंगा को भी मां मानते हैं और सबको मां ही मानते हैं। ठीक है, तो जब हम मां ही मान लिए सबको, तो किसी को मारने का तो कोई बात है ही नहीं। हम तो शोषण का प्रतीक माने ही नहीं नारी को, केवल पोषण का प्रतीक माने। अब ये बुनियादी विचार शिक्षा से समझ में आता है, पढ़ने से समझ में आता है, सड़कों पे प्रदर्शन से समझ में नहीं आता है। प्रदर्शन तो लगातार अनवरत जारी है और ये इस प्रकार का प्रदर्शन अब आए दिन अब देखते होंगे, आप भी लगातार सोशल मीडिया पे रूबरू होंगे। अब देखिए कि किस प्रकार की मानसिकता, इस मानसिकता को क्या कहेंगे जो मनुस्मृति को जला रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अभी तक लगातार ये टारगेट कर रहे हैं कि इस फैसले में कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। यही तो अर्बन नक्सलिज्म है। आप देखिए रुचि तिवारी के साथ क्या हुआ। मेरा यह कहना है कि कोई अपने विचार कुछ भी रखे, क्या किसी व्यक्ति के पास किसी भी जस्टिफाइड वे में इस बात का अधिकार है कि वो किसी लड़की के कपड़े फाड़ देगा?
क्या इसको कभी जस्टिफाई किया जा सकता है इस देश में? मेरा ये कहना है कि सिर्फ उसके नाम में तिवारी लगा था इसलिए कपड़े फाड़ दे सकते हैं, तिवारी की जगह अगर पासवान लगा होता तो नहीं कर सकते हैं। ये अगर भारत है तो फिर तो ये भारत की बुनियादी व्यवस्था पे ही पूरा प्रश्न चिन्ह है। और ये प्रश्न चिन्ह इस वजह से सरकार के ऊपर भी है कि जब आप बैठे इस विचारधारा के साथ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, तो आप आज मौन क्यों है? क्योंकि महाभारत बोलने से नहीं, मौन रहने से होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी धृतराष्ट्र को कहा था कि इतिहास इस सभा में बैठे हुए किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराएगा, दोषी आप ठहराए जाएंगे, क्योंकि आपने कहा था एक दौर में कि मेरी मां को गाली दी गई। अगर मां आपकी है तो आपकी मां के लिए हम सब लड़े थे, आज हमारी मांओं को गाली दिया जा रहा है, आप हमारे साथ नहीं खड़े हैं। ये दुख का विषय है।